हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस सेशन में हम लोग सभी परीक्षाओं के लिए 50 महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कवर कराया जाएगा वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो साथ में कोशिश करिएगा नोट भी करते रहने का। नोट करने से चीज़ें जल्दी से याद होती है, इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि चीज़ें आप नोट भी करते चलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जो हम लोग सेब खाते हैं एप्पल, तो उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर हम बात करें सेब की, तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल। ठीक है, जो मैलिक एसिड होता है वो सेब में पाया जाता है। तो इस तरह के जो भी फल फ्रूट्स हैं उसमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो इमली होता है, ठीक है, जो इमली हम लोग खाते हैं जो बहुत खट्टा होता है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा एसिड पाया जाता है। तो अगर हम बात करें इमली का, तो इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो इमली में पाया जाता है। कौन सा अम्ल, तो टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वो इमली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर हम दूध या दही दोनों की बात हो रही है यहाँ पे कि दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल का नाम बताना है। तो अगर दूध और दही की बात करें तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो लैक्टिक अम्ल होता है वो दूध व दही में पाया जाता है। अगला दिया गया है क्वेश्चन कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके की अगर हम बात करें तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, जब देखते होंगे कि कभी जो लाल कलर का जो चींटी होता है अगर वो किसी को काट लेती है, डंक मार देती है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इचिंग होता है, यानी कि खुजली होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके जो डंक में एक अम्ल पाया जाता है, वही अम्ल पूछा जा रहा है कि वो कौन सा अम्ल है जिसके काटने की वजह से हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगता है। यहाँ पे वहाँ पे फिर थोड़ा सा रिएक्शन टाइप का हो जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। जो फॉर्मिक अम्ल होता है वो चींटी, जो लाल चींटी होते हैं उसके डंक में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नींबू व खट्टे पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो नींबू होता है, ठीक है, आपको पता होगा कि जो नींबू होता है वो, या जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, नींबू और नींबू जैसे जो भी खट्टे पदार्थ है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अगर हम बात करें नींबू या फिर कोई भी खट्टे पदार्थ, तो उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन, साइट्रिक। ठीक है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो सिट्रिक एसिड होता है वो नींबू व खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अगला है टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो टमाटर होता है ना, टमाटर के बीज में वो पूछा जा रहा है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। किसमें, तो टमाटर के बीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी की पथरी को क्या कहते हैं। जो किडनी की पथरी होती है उसको क्या कहते हैं, तो किडनी की पथरी को हम लोग कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, जो किडनी की पथरी होती है उसको कैल्शियम ऑक्सलेट बोलते हैं। जैसे किडनी में देखते होंगे किसी किसी के पथरी हो जाता है, ठीक है, स्टोन हो जाता है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसको क्या बोला जाता है। तो उसको कैल्शियम ऑक्सलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है। ठीक है, जो प्रोटीन होता है उसको पचाने में कौन सा अम्ल सहयोगी होता है, यानी कि हेल्पफुल होता है। पूछा जा रहा है कि जो भी प्रोटीन हम लोग अगर डाइट में लेते हैं तो उसको पचाने के लिए कौन सा अम्ल ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे शरीर में। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया है जिसको हम लोग HCl के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, HCl। ठीक है, HCl। अगला यहाँ पे दिया गया है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है कि जो साइलेंट वैली है वो कहाँ पे स्थित है। तो साइलेंट वैली की अगर हम बात करें तो साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है, तो साइलेंट वैली स्थित है केरल में। कहाँ पे, केरल में। केरल की राजधानी कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो साइलेंट वैली के बारे में पता चल गया कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है उसका मुख्यालय यानी कि उसके हेड क्वार्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में जो गुरुग्राम जगह है, जो पहले गुरुगांव के नाम से जानते थे हम लोग, तो वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पे, तो गुरुग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष
केंद्र है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, जो तिरुवनंतपुरम है वो केरला की राजधानी है, तो वहीं पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, आप जब भी देखते हैं कि कोई सेटेलाइट वगैरह लॉन्च किया जाता है तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही उसको लॉन्च किया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है। तो करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो श्रीहरिकोटा में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। अगर हम बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के बारे में, तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है वो भारत के नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में। अगला पूछा जा रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान क्या पूछा जा रहा है, तो जो केंद्रीय चावल अनुसंधान है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ पे स्थित है। तो अगर हम बात करें केंद्रीय चावल अनुसंधान के बारे में, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा। ठीक है, कटक उड़ीसा में एक जगह पड़ता है कटक, वहीं पे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा। ठीक है, तो जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ 2023 का, उसके आयोजन के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो कहाँ पे हुआ, तो वो भारत में हुआ। ठीक है, कहाँ पे, भारत में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत में। अब हॉकी से बारे में और क्वेश्चन जान लेते हैं कि जो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। अगर हॉकी के जादूगर की बात करें तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, मेजर जो ध्यानचंद थे उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हॉकी के जादूगर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है और उसका रिलेशन पूछा जा रहा है कि किससे उसका संबंध है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। किससे, ग्रीन हाउस गैस से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस का संबंध किससे। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है इसका संबंध है ओजोन परत संरक्षण से। जो ओजोन लेयर है, ठीक है, तो उसको का संरक्षण से, कि उसको कैसे हमें बचाना है। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं एसी, फ्रिज, इन सब में से क्या होता है कि सीएफसी गैस निकलता है जो ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। ठीक है, यानी कि ओजोन लेयर के लिए वो हानिकारक होता है। कौन सा गैस, तो सीएफसी। ठीक है, CFC, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, ये गैस ओजोन लेयर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, CFC गैस के बारे में, तो इसका क्वेश्चन भी पूछा गया था जो बिहार का एग्जाम हुआ अभी, बिहार एसआई वाला। ठीक है, बिहार एसआई 17 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, बिहार दरोगा का। ठीक है, तो उस दिन ये जो सेकेंड शिफ्ट में है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो CFC मतलब क्या पूछा गया था कि ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए कौन सा गैस, मतलब उसके लिए कौन सा गैस हानिकारक है, तो CFC है। ठीक है, ओजोन लेयर के लिए कौन सा गैस हानिकारक होता है, CFC है। ये किस चीज़ से निकलता है, तो जो भी हम लोग एसी, फ्रिज, कूलर ये सब यूज़ करते हैं। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध पूछा जा रहा है, तो इसका किससे है, तो जो ओजोन लेयर है ना उसका संरक्षण के लिए है। तो ओजोन लेयर क्या करता है, हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ओजोन लेयर का काम क्या है, तो अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रे को रोकता है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, जिसको हम लोग पराबैंगनी किरण बोलते हैं, रे, इसको क्या करता है, रोकता है, इसको रोकता है। ठीक है, इसको पृथ्वी पर आने से रोकता है। अगर ये पृथ्वी पे आएगा तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट कैंसर, अगर हमारे स्किन से अगर ये कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो सकता है। तो इसलिए ये जो ओजोन लेयर है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसलिए इसका संरक्षण करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था। अगला यहाँ पे पूछा गया है कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है। तो जो रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये वेटलैंड से इसका संबंध है। वेटलैंड यानी कि क्या होता है कि जो आर्द्र भूमि है उसके संरक्षण से, आर्द्र भूमि के संरक्षण से रामसर कन्वेंशन का संबंध है। ठीक है, किससे, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में पूछा जा रहा है कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912 में हुआ। कब हुआ था, 1912 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग सुनते हैं, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे, यानी कि उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है वो पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें विश्व बैंक का, तो इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे स्थित है, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में। अगला है एशियाई विकास बैंक। ठीक है, जिसको हम लोग
एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, उसका शॉर्ट में एडीबी बोलते हैं। तो इसके मुख्यालय के बारे में पूछा जा रहा है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें यानी कि इसका हेडक्वार्टर तो मनीला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मनीला में। जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मनीला में। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, यहाँ पे दिया गया है यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका मुख्यालय के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैरोबी, केन्या। ठीक है, कहाँ पे? नैरोबी एक जगह का नाम है, केन्या में स्थित है। वहीं पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसके मुख्यालय के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा। कहाँ पे हो जाएगा? जिनेवा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? WTO। ठीक है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। तो इसका पूछा जा रहा है कि मुख्यालय, तो इसका कहाँ पे हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो यूनेस्को आप सुनते होंगे बार बार, कोई भी मतलब जो अच्छा जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, तो उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर रखा जाता है। तो वही यूनेस्को के बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस। कहाँ पे स्थित है? तो पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। किसका? तो यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित हो गया? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लंदन। तो लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। साथ में बोलते रहना है कि लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। जो भी चीज़ें हैं क्वेश्चन साथ साथ में रिपीट करिएगा ना, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। अगला है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। ठीक है, जो पेट्रोलियम उत्पादक देश है उनका जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो जो भी पेट्रोलियम उत्पादक देश है उनके संगठन का अगर हम मुख्यालय की बात करें तो वियना में स्थित है। कहाँ पे? वियना में इनका मुख्यालय स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो वो कहाँ पे स्थित है। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय की बात करें तो इसका सही उत्तर पेरिस हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है? पेरिस में स्थित है। ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है फाल्कन 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया। तो फॉल्कन 9 रॉकेट की अगर हम बात करें तो एलॉन मस्क का नाम आपने सुना होगा, जिनका अब खुद का स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या है? स्पेसएक्स। तो उसके द्वारा ही फॉल्कन 9 रॉकेट का को लॉन्च किया गया। ठीक है, फॉल्कन 9 रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्पेसएक्स, जो एलॉन मस्क, ठीक है, एलॉन मस्क, ठीक है, एलॉन मस्क जिन्होंने ट्विटर को खरीद के उसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया? एक्स रख दिया। ठीक है, तो इनका ही ये अपना खुद का प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेसएक्स, उसके द्वारा ही फॉल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक मिशन का बात हो रहा है जिसका नाम क्या है? होप मिशन। ठीक है, कौन सा मिशन? होप मिशन। तो यह पूछा जा रहा है कि किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब इमरात यानी कि संयुक्त अरब इमरात। ठीक है, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमरात द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया। किसको? तो होप मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए थे। ठीक है, तो 2017 में क्या हुआ था कि भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो उस व्हीकल का नाम, यानी कि जो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक व्हीकल का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में ही पूछा जा रहा है कि कौन से व्हीकल का प्रयोग करके भारत ने 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PSLV C-37। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च और व्हीकल। ठीक है, क्या होता है? व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
PSLV 337 का C-37 का यूज करके भारत ने क्या किया था 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन क्या है कि सीप किला दर्रा कहाँ पे स्थित है। तो दर्रा पे स्पेशल वीडियो भी हम बनाए थे, ये पूरा सेशन देखिएगा ना जो बताए हुए हम SSC GD का, अगर किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो तो पूरा सेशन देखिएगा। इसमें एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराया गया जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वहाँ पे सिर्फ किला दर्रा के बारे में बताया था। तो सिर्फ किला दर्रा कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी भारत में जो प्रवेश करती है वो एक दर्रे से होकर पास करती है, उस दर्रा का नाम पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो पूछा जा रहा है कि किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवकिला दर्रा, जो अभी अभी हम लोग पढ़े, जो कहाँ पे स्थित है, हिमाचल में। अगला है नाथुला। ठीक है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला की अगर हम बात करें तो नाथुला स्थित है सिक्किम में। तो भारत का जो सिक्किम राज्य है वहाँ पे नाथुला दर्रा स्थित है। अगला है बोमडीला दर्रा। ठीक है, बोमडीला दर्रा, ये सब दर्रा हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। आई होप आपको याद होगा। अगर आप सेशन डेली देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो पूरा शुरू से जाइए, ये जो पूरा एक मतलब प्लेलिस्ट आपको मिलेगा चैनल पे, वहाँ से देखना शुरू कीजिए। एक एक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बोमडीला दर्रा की अगर हम बात करें तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बोमडीला दर्रा कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। तुज्जू दर्रा के बारे में पूछा जा रहा है कि जो तुज्जू दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है। तो तुज्जू दर्रा की अगर हम बात करें, कौन सा दर्रा, तुज्जू दर्रा, तुजू दर्रा के बारे में पूछा जा रहा है। तो तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है भारत के मणिपुर राज्य में। ठीक है, भारत के मणिपुर राज्य में तुजू दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, कौन सा स्टेट है जिसे हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश है उसको हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जा रहा है कि जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा में स्थित है, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन सा टाइगर रिजर्व, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। अगला है नागर होल टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो इसको भी देखते चलना है कि नागर होल टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित है। तो नागर होल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, कौन सा, तो पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो पलामू टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो झारखंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, झारखंड में। झारखंड के प्रेजेंट CM कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि झारखंड के प्रेजेंट CM कौन है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि झारखंड के प्रेजेंट CM कौन है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं हर सेशन में, ताकि आप क्या करें, थोड़ा सा रिसर्च करें जिससे आपको चीज़ें पता चले। अगला क्वेश्चन है कि टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो अंधेरी आप सुने होंगे, अंधेरी जो जगह है वो मुंबई में स्थित है। तो आपको इस डायरेक्ट याद रखना है कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, अंधेरी जगह से आप याद कर लीजिएगा, जो अंधेरी जगह कहाँ पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे अंधेरी जगह के बारे में आप याद रखिएगा। तो अंधेरी जगह कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। तो मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं, आसानी से रिलेट करके चीज़ें बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। तो रिलेट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित हो गया, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है जो खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। पूछा जा रहा है कि जो खजुराहो में एक मंदिर है, ठीक है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो खजुराहो का मंदिर था, ठीक है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो खजुराहो के अगर हम मंदिर की बात करें तो उसका निर्माण चंदेल शासक ने करवाया था, जो कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश के छत्तर जगह है, छतरपुर, वहीं पे खजुराहो मंदिर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको कभी मौका मिले उधर जाने का तो जाके एक बार घूमिएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ उसमें दिखाया गया है। ठीक है, उसमें जो मतलब स्टैचू यानी कि शिल्प कला के द्वारा उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है। अगला दिया गया है कि खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित है। ठीक है, खजुराहो का जो मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायतन शैली। कौन सी शैली में निर्मित है, तो पंचायतन शैली। अगला दिया गया है कि हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है। अब शैली के बारे में पूछा जा रहा है, तो हुमायूं के मकबरा के बारे में भी पूछा जा रहा है कि उनका जो मकबरा है वो किस शैली में निर्मित है। तो वो हो जाएगा चार बाग शैली। कौन सा शैली, चार बाग शैली। ठीक है, चार बाग शैली में हुमायूं का मकबरा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है पूर्व का ताजमहल किसे कहा जाता है। अगर पूर्व की ताजमहल की हम बात करें तो पूर्व का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो जो हुमायूं थे उनके मकबरा को पूर्व के ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूर्व का ताजमहल किसके मकबरा को जाना जाता है, तो हुमायूं के मकबरा को।
अगला क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है। और बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में पूछा जा रहा है कि जो बृहदेश्वर मंदिर है उसके शैली यानी कि किस शैली में उसे निर्माण किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रविड़ शैली। ठीक है, कौन सा शैली? द्रविड़ शैली। अगला क्वेश्चन है कि जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है उसका निर्माण किस शासकों ने करवाया था। तो सही उत्तर हो जाएगा चोल शासक। ठीक है, किसने करवाया था? चोल शासक ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर में। कहाँ पे स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तंजौर में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तंजौर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।